जय हिंद। देखिए, आज की ये मेरी वीडियो उन एसीओ के बारे में है जो एसी दिन में अच्छी कूलिंग करते हैं पर रात को वो कूलिंग नहीं करते हैं। और देखिए, जिनके एसी में भी ये फॉल्ट आ रहा है, मैं आपको बता दूं कि आपका एसी एक बड़े रिस्क में है। अगर आपके साथ ये हो गया तब आपका एसी के अंदर रिपेयरिंग का खर्चा 10 से 16 हजार रुपए के बीच में आ सकता है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस फॉल्ट से बच भी सकते हैं, खुद रिपेयर भी कर सकते हैं। इसलिए आप ये वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको आप अपने आप से भी ठीक कर सकते हो। और देखिए, जिनके एसी में भी ये फॉल्ट है उनको इस खर्चे से कैसे बचना है मैं इस वीडियो के अंदर सब बताऊंगा। प्लस आप अगर एसी का काम सीख रहे हो तब आपको क्या करना है और कस्टमर से क्या कहना है, इस चीज का भी मैंने इस वीडियो के अंदर खास ध्यान रखा है। और हर वो चीज मैं बताऊंगा जिससे आप आगे चल के एसी का काम सीखते वक्त या अपने एसी के अंदर नुकसान न कर लें। ठीक है, तो ये वीडियो मेरी दोनों के लिए है, जो एसी यूजर है उनके लिए भी और जो रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए भी। और देखिए, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो डली हुई है इसी फॉल्ट के ऊपर, जिसमें अंधा ज्ञान बांटा जा रहा है। ना तो उन्हें ये पता है कि ये फॉल्ट क्यों आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। कस्टमर को अजीब अजीब काम करने के लिए वो एसी पे कह रहे हैं, जिससे क्या है, आपको भी नुकसान हो सकता है, आपके एसी को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं उन वीडियोस का भी जिक्र करूंगा कि जिससे आप अपनी सेफ्टी रखें, अपने एसी की सेफ्टी भी रखें। इसीलिए देखिए, मैं बहुत ही रिसर्च करने के बाद वीडियो बनाता हूं आपके लिए, जिससे कि आप एक अच्छी नॉलेज पाएं और आप कहीं भी ऐसे फॉल्ट्स को लेकर परेशान ना हो, प्लस आप हमेशा सेफ रहें। और देखिए, सबसे पहले अगर बात करें अंधे ज्ञान की, यूट्यूब पर एक यूट्यूबर है, वो लोगों से ये कह रहे हैं कि अगर आपके एसी में इस तरह का फॉल्ट है तब आप क्या करेंगे। अगर आपका स्प्लिट एसी है तब आप उसकी आउटडोर जो मशीन है उस पर जाएं और उसका कंडेंसर धो दें। ठीक है, उसके अंदर जो डस्ट है वो निकल जाएगी, वो कम हो जाएगी और आपका जो एसी रात में ट्रिप कर रहा है ये बंद हो जाएगा। और अगर आपका विंडो एसी है तब आप उसका बैक कंडेंसर धो दें, जो कि बाहर की तरफ से आपको दिखाई देगा, एसी के पीछे लगा है। अब उन जनाब से ये पूछिए कि अगर किसी का एसी बहुत खराब जगह लगा है, रात में अंधेरा है, उनको किसी तरह की कोई चोट लग जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। और जिनके एसी 5-5, 10-10 मंजिल पर लगे हैं, जिनके विंडो एसी, वो ऐसे में क्या करेंगे, वो उसको पीछे से कैसे धोएंगे। ठीक है ना, इसलिए अंधा ज्ञान बहुत बढ़ रहा है। और ये मैं आपको बता दूं, इसमें कंडेंसर के चोक होने से कोई लेना देना नहीं है कि अगर आपका एसी दिन में चल रहा है और रात में नहीं चल रहा है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि ये पूरी तरह से गलत बात है। ठीक है, ऐसी वीडियो से आपको बचना है, क्योंकि देखिए, अगर एसी में कमी होती है ना, तब एसी आपका दिन में प्रॉब्लम करता है कंडेंसर गंदा होने की वजह से, क्योंकि उस पर हीट लोड रहता है दिन में ज्यादा, क्योंकि सनलाइट जब रहती है वो पूरे एनवायरनमेंट को जो है हमारे गर्म रखती है। चाहे आपका घर हो, आपका एसी हो, आपकी एयर हो। आपने देखा होगा दिन में लू चलती है, दीवारें सब तपी होती हैं, रात में ये टेम्परेचर कुछ डाउन हो जाता है, समझ रहे हैं आप। इसलिए ये फॉल्ट ना कभी भी कंडेंसर गंदे से नहीं आता है कि दिन में एसी बढ़िया कूलिंग करेगा और रात को एसी कूलिंग नहीं करेगा। सबसे पहली पॉइंट तो ये। दूसरा, एक जनाब क्या कह रहे हैं कि देखिए, एसी के अंदर गैस कम हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिन में एसी पूरी तरह से कूलिंग करता है, लेकिन रात में वो क्या करता है, आइस बनाने लगता है। और इंडोर के अंदर आइस डिटेक्टर लगा रहता है, जिसे वो बोल रहे थे लो एलपी स्विच करके कुछ, है ना। और वो हमारा जो है वो आइस डिटेक्ट कर लेता है और मशीन को बंद कर देता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन लो गैस पर जो हमारा कंप्रेसर है वो मशीन बंद कर देती है। लेकिन मैं आपको सीधे सीधे बताऊं, जब गैस की कमी होती है, अब ऐसा नहीं होता कि दिन में कूलिंग एसी पूरी तरह से कूलिंग करेगा, आपका कमरा बिल्कुल 16-18 जो भी आप चलाना चाहते हो वो ले आएगा और रात में वो दम तोड़ देगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए, ऐसा होता है कि लो गैस पर एसी कंप्रेसर को बंद कर देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। देखिए, जब हमारा कंप्रेसर चलता है तब क्या होता है, जैसे हमारे एसी में गैस कम हो गई, तब जैसे हम एसी को दिन में चला रहे हैं 20-22, तब क्या है, आपका वो टेम्परेचर एसी ला ही नहीं पाएगा, समझ रहे हैं आप, लो गैस पर। आप ध्यान रखिएगा ये बात, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि दिन में टेम्परेचर हाई होने की वजह से गैस जो है वो फैली रहती है और इंडोर के अंदर आइस नहीं आती है। रात में मौसम ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से आउटडोर पे हीट लोड कम हो जाता है और इंडोर पर भी हीट लोड कम हो जाता है, जिसकी वजह से आइस आने लगती है। तो ऐसा है कि आइस आने लगती है लो टेम्परेचर पर। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझिए, जिन एसीओ में गैस कम होती है वो दिन में भी प्रॉब्लम करते हैं। आपके एसी के अंदर जो है उसकी जो कूलिंग की क्षमता है वो कम हो जाती है और दिन में वो आपका टेम्परेचर कम नहीं ला पाते हैं। ठीक है, इसलिए जो आपको ये नॉलेज दे रहे हैं कि जी लो गैस से रात में कूलिंग नहीं होगी, ये भी
सरासर गलत है। ठीक है, इसके बाद एक जनाब कह रहे हैं कि जी एक कॉपर कंडेंसर और एल्युमिनियम कंडेंसर का फर्क है। यहां पर भी ये बात गलत है, क्योंकि देखिए दोनों मशीन इस हिसाब से डिजाइन करी गई होती हैं कि जितनी इंडोर यूनिट हमारी कमरे से हीट उठाएगी, जितनी गर्मी हमारी कमरे से कम करेगी, उतनी गर्मी बाहर आउटडोर कंडेंसर हमारा एयर में निकाल सके। समझ में आ रही है? इसलिए ये जो कहना है कि एल्युमिनियम कॉपर वाला, ये बिल्कुल गलत है। इसमें ना तो 1 टन 1.5 टन 2 टन से कोई लेना देना है, और ना ही एल्युमिनियम और कॉपर कंडेंसर से कोई लेना देना है। इसलिए देखिए ये बात भी बिल्कुल गलत है कि एल्युमिनियम कंडेंसर हमारा कॉपर कंडेंसर के मुकाबले में गैस को ठंडी नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से रात में एसी हमारे ट्रिप हो रहे हैं। समझ गए? कुल मिलाकर देखिए, एक भाई साहब ये कह रहे हैं कि इसमें जो एल्युमिनियम कंडेंसर है इसकी वजह से भी ये फॉल्ट आता है, क्योंकि देखिए एल्युमिनियम कंडेंसर जो है गैस को पूरी तरह से ठंडा नहीं कर पाता है। ये भी पूरी तरह से गलत है। अब वो बताता हूं कैसे। देखिए जो कंपनी के इंजीनियर रहते हैं वो बहुत ही जबरदस्त कैलकुलेशन करते हैं कि हमारी जो कॉपर की जो इंडोर है वो 1.5 टन अगर 18,000 BTU का लोड हमारा अंदर से कम करेगी पर आवर, गर्मी हमारी उसको कम करेगी, मतलब कमरे में इतनी कूलिंग वो करेगी, तब उन्होंने आउटडोर का जो कंडेंसर है वो चाहे एल्युमिनियम हो या कॉपर हो या और कोई भी मेटल हो, वो इस हिसाब से डिजाइन करा है कि वो उस हीट को बाहर आराम से एयर में छोड़ सके। समझ में आ रही है? इसलिए एल्युमिनियम और कॉपर का यहाँ पर कोई फर्क नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक जनाब ये कह रहे हैं कि कॉपर कंडेंसर के मुकाबले में एल्युमिनियम कंडेंसर गैस कम ठंडी करता है, जिसकी वजह से गैस का प्रेशर बढ़ जाता है और कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। देखिए एक्चुअली इस तरह का फॉल्ट एक आता है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उस फॉल्ट को यहाँ पर गलत एंगल से जोड़कर आपको बता दिया है। और वो किस तरह का फॉल्ट होता है मैं आपको अब बता देता हूँ। तब एल्युमिनियम कंडेंसर में ऐसा होता क्यों है, मैं इसका भी आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। एक सैमसंग का एसी है जिस पर मैंने काम किया, वो मेरे सामने की बात है, ऐसा हुआ है। अब हुआ किस तरह से था, लेकिन इसमें वो चीज नहीं हुई जो वो बता रहे हैं, हुआ उससे कुछ मिलता जुलता ही है। अब उसमें था क्या कि हमारी जो इंडोर है इसके अंदर आइस आ गई, और बिल्कुल जिस पाइप पे आई उस पाइप पे हमारा कॉइल सेंसर लगा हुआ था। जैसे ही आइस आई मशीन ने आउटडोर की सप्लाई बंद कर दी। ठीक है, और वो आइस किस वजह से आई थी, और वो आइस रात में नहीं आई थी, दिन में ही आई थी। अब मैं बता रहा हूँ आई किस तरह से थी। एक्चुअली एल्युमिनियम कंडेंसर जो होता है ना, ये बहुत जल्दी से लीक कर जाता है, और इसके अंदर जो लीकेज बनती है, देखिए इसके अंदर जो लीकेज बनती है वो एक अलग ही तरह की लीकेज होती है, जिसमें आपको वो दिखाई नहीं देती है कि कहाँ लीक हुआ है। जबकि कॉपर कंडेंसर अगर लीक होता है ना, ज्यादातर वहां पर ऑयल आ जाता है। लेकिन एल्युमिनियम कंडेंसर एक ऐसा कंडेंसर है जिसमें कभी कभी क्या है, आप देखेंगे कि गैस तो कम हो जा रही है हमारी, पर उसमें आपको ऑयल कहीं नहीं मिलेगा। और इस केस में सेम ऐसा ही हुआ। उसके अंदर माइनर लीकेज थी, जैसे कि हमारा प्रेशर चलना था उस समय 55-60, प्रेशर चल रहा था 45-50। समझ में आ रही है? जिसकी वजह से क्या है, इंडोर में आइस आ रही थी और आइस की वजह से वो बंद हो जा रहा था। समझ में आई? यहाँ पर ये फैक्ट है, ये चीज उससे मैच खाती है जो वो आप बता रहे हैं भाई साहब हमारे। देखिए कुल मिलाकर जो मैंने आपको बताया, इसमें ना तो एल्युमिनियम कंडेंसर से कुछ लेना है ना कॉपर कंडेंसर से कुछ लेना है। यहाँ पर जो लेना देना है वो है गैस के कम होने से। अब अगर हम इसमें गैस बढ़ा दें तो ये फॉल्ट हमारा ठीक हो जाता है, लेकिन एल्युमिनियम कंडेंसर क्या है, जैसे ही उसमें माइनर लीकेज है वो दोबारा से ये चीज प्रॉब्लम कर देगा। और उसमें देखिए एक चीज जो है सबसे बड़ी वो ये है कि एसी को ठंडे मौसम से मतलब है। यहाँ पर मतलब देखिए यहाँ पर एसी को ना ठंडे मौसम से मतलब है, यहाँ पर एल्युमिनियम और कॉपर कंडेंसर से मतलब नहीं है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि जिस समय ठंडा मौसम रहेगा उस समय आइस आएगी, एकदम बंद हो जाएगा। लेकिन जिस समय गर्म मौसम होगा उस समय थोड़ी देर तक एसी चलेगा और आपका रूम ठंडा नहीं होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, लो गैस वाला ठंडा। ठीक है ना? आपका रूम उतना ठंडा नहीं होगा जितना एसी को करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये जो पंगा है सारा कॉपर और एल्युमिनियम कंडेंसर का नहीं है, ये लो गैस का है। और देखिए ये जो 3 वीडियोस का जिक्र मैंने अपनी वीडियो के अंदर किया है वो इसलिए किया है क्योंकि जिन लोगों ने ये वीडियो डाली हुई है इनके सब्सक्राइबर 3-3 लाख के करीबन ऊपर हैं, और ये वीडियो YouTube में सबसे पहले आती हैं, क्योंकि YouTube को नहीं पता होता कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है। जिनके थंबनेल अच्छे होते हैं बस YouTube
और जिनके टाइटल अच्छे होते हैं लोग उन पर क्लिक कर देते हैं, यूट्यूब इन्हें बैश मच में डाल देता है। यूट्यूब को नहीं पता होता कि जो वीडियो के अंदर बताया गया है वो सही भी है या नहीं है। अब इसके बाद देखिए, एक्चुअली अब हम आते हैं पॉइंट पे अपने। हालांकि यूट्यूब पे और भी बहुत कुछ ज्ञान बट रहा है, अब इतना सारा मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बताना चाहूंगा। अब बात करते हैं इस फॉल्ट की, क्या आता क्यों है। देखिए इसका रीजन है, एक्चुअली क्या रहता है, दिन में जो है अधिकतर लोग अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। आपने देखा होगा, कोई जॉब पर जा रहा है, कोई शॉप खोल कर बैठा है, और मान लीजिए कि हमारे पास एक घर है जिसमें 6 एसी लगे हुए हैं। वहां पर एक बड़ा हॉल के अंदर एक टीवी लगा हुआ है, सबके सब बैठे वहां पर अपना अपना टीवी देख रहे हैं। मतलब 5 रूम हमारे बंद है, समझ में आई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे 5 एसी बंद है, ठीक है, और एक एसी चल रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी, कि मतलब अगर घर में 6 एसी है तो उनमें से एक एसी चल रहा है और आपके 5 एसी बंद है। और लेडीज जो है वो अपने घर का काम कर रही हैं, मतलब उनके भी अगर घर में कोई नहीं है तो उनका एसी बंद है, वो अपने किचन में साफ सफाई में लगी हुई है, मतलब उनका एसी कुल मिलाकर बंद है। देखिए कुल मिलाकर मैं आपको यहाँ पर ये समझा रहा हूँ कि रात के मुकाबले दिन में जो आपके एरिया का जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज है वो काफी हद तक कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपके एरिया का ट्रांसफार्मर है वो आपके एरिया को एक पर्याप्त मात्रा में वोल्टेज दे पाता है, जिसकी वजह से क्या है, आपके यहाँ दिन में एसी पूरे अच्छे से कूलिंग कर पाते हैं। और देखिए अब रात में लोड क्यों बढ़ जाता है। रात में लोड इसलिए बढ़ जाता है, सब अपने ऑफिस से, शॉप से और अपने काम से जो भी वो करते हैं उससे वापस आ जाते हैं, अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं और सबके रूम के एसी चल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, आपकी जो कॉलोनी है, आपका एरिया है, अगर दिन में उसमें 100 एसी चल रहे थे तो रात को उनकी क्वांटिटी दुगनी तिगनी 4 गुना या उससे भी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, जो आपके एरिया का जो ट्रांसफार्मर है उस पर लोड बढ़ जाता है, आपके एरिया का जो पावर कंजप्शन है वो हाई हो जाता है और आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड आपको इतनी सप्लाई दे नहीं पाता, जिसकी वजह से वहां पर लो वोल्टेज की समस्या आ जाती है, ठीक है। और जैसे ही आपके यहाँ ये लो वोल्टेज की समस्या आती है, इसके कारण से आपके एसी रात में नहीं चलते और दिन में चलते रहते हैं, क्योंकि देखिए रात में एसी ज्यादा चलते हैं, इसलिए रात में क्या होता है, वोल्टेज डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब वोल्टेज हमारे 190 वोल्टेज से कम जाते हैं तब हमारा एसी जो है वो ट्रिप करके बंद हो जाता है। और देखिए ट्रिप होने के 3 मिनट बाद कंप्रेसर दोबारा से शुरू होने की कोशिश करेगा। अगर वोल्टेज 190 के नीचे आ रहे हैं तब कंप्रेसर सिर्फ उठने की कोशिश करेगा और दोबारा से बंद हो जाएगा। हाई एम्पियर जाएंगे, एक छोटी सी आवाज आएगी और कंप्रेसर ट्रिप कर जाएगा। और कई बार क्या होता है कि अगर जैसे वोल्टेज 190 के ऊपर आ रहे होते हैं, कंप्रेसर उठ तो जाता है, 1-2 राउंड लेता है और बहुत ही भयंकर सी आवाज आती है और कंप्रेसर दोबारा से ट्रिप कर जाता है, क्योंकि वोल्टेज क्या होते हैं 190 से नीचे चले जाते हैं फौरन ही। और तीसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए 190 से ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं और कंप्रेसर उठने के बाद भी वोल्टेज आपके ड्रॉप नहीं होते, तब आपका एसी रेगुलर चलता रहेगा। लेकिन अगर किसी वजह से वोल्टेज वापस से 190 के नीचे आ गए तब आपका कंप्रेसर वापस से बंद हो जाएगा। और अगर ऐसा आपके कंप्रेसर के साथ बार बार होता रहेगा कि कंप्रेसर चलेगा और लो वोल्टेज से बार बार बंद होगा, इस सबको बार बार होने की वजह से, तो देखिए ये सब बार बार होने की वजह से आपका कंप्रेसर जो है वो खराब हो जाएगा, उसकी जो बाइंडिंग है वो जल जाएगी और आपको 10 से 15-16 हजार रुपए तक अपने एसी पर खर्चने पड़ेंगे, क्योंकि कंप्रेसर रिपेयर नहीं होता है, कंप्रेसर चेंज होता है और साथ में गैस भी रिफिल होती है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो अंधा ज्ञान बट रहा है इससे बचिए और अपने एसी को भी बचाइए और खुद को भी बचाइए, ना कि जिसने कहा कि जी बाल्टी लेकर चल जाइए और रात में कंडेंसर को धोने लगिए, ऐसा मत करिएगा। और देखिए ये जो वीडियो है ना जिसमें कंडेंसर को रात में बाल्टी लेकर धोने वाली बात करी है, इस वीडियो पर भी आपको बहुत सारे लाइक मिल जाएंगे, क्योंकि एक तो यूट्यूब ने डिसलाइक दिखाना बंद कर दिया है, दूसरा रीजन ये कि जिनके एसी में वाकई चौकिंग की समस्या है, जिनके कंडेंसर चौक हो गए हैं, वो अगर ऐसे में एसी को अपने इस वीडियो को देखकर साफ कर लेते हैं तो वो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, जिसकी वजह से क्या है कि आपको लगेगा कि हाँ भाई ये बात जो है इस वीडियो के अंदर बताई जा रही है सही है। प्लस कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनको ये बात सिर्फ समझ में आई, अच्छी लगी, उन्होंने लाइक कर दिया, जिन्होंने इसके ऊपर ना कुछ सोचा ना समझा और बस लाइक। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में आपको यूट्यूब पर गलत वीडियोस के भी भरपूर लाइक मिल जाएंगे। और देखिए इससे
बचने का भी जो तरीका वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको पता कैसे करना है आपको कि ये जो समस्या हमारे साथ आ रही है इसका रीजन क्या है। देखिए आप ना अमेजोन पे इस तरह के मीटर मिल जाएंगे आपको, या फ्लिपकार्ट पर, जो कि आपको 24 आवर वोल्टेज दिखाते रहेंगे कि आपके एसी में कितनी वोल्टेज आ रही है। अगर आपका स्टेबलाइजर डिजिटल मीटर वाला है और आपको वो दिखाता रहता है कि 24 आवर आउटपुट कितनी आ रही है, तो आप अपने स्टेबलाइजर को आउटपुट पर डालकर रखिए। नहीं तो आप क्या करिएगा, एक मीटर खरीदिएगा और ये मीटर आप अपने स्टेबलाइजर की आउटपुट पर लगाइएगा, इनपुट पर नहीं कह रहा हूं, आउटपुट पर लगाइएगा। जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि देखिए जो स्टेबलाइजर है वो रात में 190 वोल्ट से नीचे जा रहा है, जिसका मतलब साफ है कि जो हमारा एसी रात में कूलिंग बंद कर रहा है बार बार, ये लो वोल्टेज की वजह से कर रहा है। समझ गए। और देखिए अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपका कंप्रेसर फूकना निश्चित है। और इसको बचाने का तरीका यही है कि अगर आपके यहाँ इस तरह का फॉल्ट है तो आप रात में एसी को मत चलाइए। आप घंटे 2 घंटे 6 घंटे की नींद के चक्कर में अपना कंप्रेसर खराब कर लेंगे। क्योंकि देखिए मैं एसी का काम काफी समय से कर रहा हूं, मैंने जिन जिन कस्टमर से मना किया कि देखिए रात में अगर आपके यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तब एसी मत चलाइए, उन्होंने या तो अपने कंप्रेसर बचा लिए, और जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी उनमें से कई ने अपने कंप्रेसर खराब कर लिए। उनके कंप्रेसर की जो वायरिंग है, अंदर की जो मोटर की बाइंडिंग है वो जल गई और कंप्रेसर डेड हो गए। ये फैक्ट है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, यही होता है। और उसकी पहचान भी होती है। देखिए अगर विंडो एसी है तब क्या होगा, आपका जो कंप्रेसर है आपको उसकी गड़गड़ाहट करके बंद होने की आवाज आएगी, बड़ी भयंकर सी आवाज अक्सर आती है। और अगर स्प्लिट एसी है तब हो सकता है वो आपके रूम से काफी दूर लगा हो, कंप्रेसर के ट्रिप होते समय जो उसकी वाइब्रेशन से जो आवाज बनती है वो आपको ना सुनाई दे। लेकिन बस पता इसी तरह से चलेगा कि रात में एसी कूलिंग करना बंद कर देगा। अब देखिए इसके लिए समाधान क्या है। जिनके यहाँ ये प्रॉब्लम है, आप पहले अपने स्टेबलाइजर चेक करिए कि एसी पर कितने वोल्ट के लगे हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 170 वोल्ट से स्टेबलाइजर लगा हुआ है, 220, 230 या 250, 60, 70 वोल्ट का कुछ है ना, ऐसे ही लगा होगा। तब मैं आपको बता दूं ये स्टेबलाइजर तो बेकार है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, आप स्टेबलाइजर लगाइए वोल्टेज के आधार पर। पहले आप ये देखिए क्या आपके यहाँ कितनी वोल्टेज आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया एक मीटर खरीद लेंगे आप। इसके बाद ये देखेंगे कि आपकी वोल्टेज रात में कितनी आ रही है मिनिमम। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मीटर आपने स्टेबलाइजर के आगे लगाया वो आपको सिर्फ स्टेबलाइजर के पीछे लगाना पड़ेगा, स्टेबलाइजर से पहले। तब आपको ये पता चल जाएगी कि आपके एरिया में मिनिमम वोल्टेज कितनी ड्रॉप होती है। जैसे कि मान लीजिए आपके एरिया में 140 वोल्ट तक ड्रॉप हो जाती है, तब आप क्या करेंगे, आप स्टेबलाइजर 140 वोल्ट या 130 वोल्ट से ना लेकर 110 वोल्ट से लेंगे या फिर 100 या 90 वोल्ट से लेंगे आप। ठीक है, तब आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। और देखिए स्टेबलाइजर के अंदर लो कट और हाई कट भी होना चाहिए, जिससे कि आपका जो एसी 190 वोल्ट से नीचे जब जाएगा तो वो वोल्टेज ड्रॉप ना करने की बजाय क्या करे, आपकी जो स्टेबलाइजर से आउटपुट जा रही है वो उसको पूरी तरह से बंद कर दे। देखिए ऐसे में क्या होगा, जब आपकी वोल्टेज स्टेबलाइजर बंद कर देगा तब आपका जो कंप्रेसर है वो फूकने से बच जाएगा, उसकी वायरिंग नहीं चलेगी। ठीक है, आपका कंप्रेसर सेफ रहेगा। और इससे अलग देखिए इस तरह का एक डिवाइस भी आता है। ठीक है, अगर आपके यहाँ ये समस्या आ रही है, आपको स्टेबलाइजर नहीं चेंज करना है, मैं तब के लिए भी बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए 90 वोल्ट से स्टेबलाइजर महंगे आते हैं। तब आप क्या कर सकते हैं, 1000-1500 रुपए का ये डिवाइस मिलेगा आपको। ये डिवाइस अपने स्टेबलाइजर से आगे लगाना है आपको आउटपुट पर। और देखिए इसे लगाने के बाद अगर आपका स्टेबलाइजर 190 वोल्ट से कम देता है तब आप इसमें क्या कर सकते हैं, लो कट लगा सकते हैं 190, 191 का, कि 190, 191 वोल्ट से नीचे जाते ही ये पावर को कट कर दे। और आप इसमें हाई कट भी लगा सकते हैं कि अगर आपका स्टेबलाइजर या पीछे से हाई वोल्टेज आ रहे हैं और आपके 260, 265 के पार वोल्टेज आपके यहाँ आ जाते हैं तो आप इसमें 260 का हाई कट भी लगा सकते हैं। ये डिवाइस बहुत अच्छा है, इसमें आपका एसी की पीसीबी फूकने से बचेगी, कंप्रेसर फूकने से बचेगा और बहुत सारी चीजों के लिए ये आपके एसी के लिए फायदेमंद है। इसलिए आप इसमें 190 से 260 का लो और हाई कट लगा सकते हैं। इसमें क्या है, आपकी मशीन सेफ हो जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके यहाँ जो ये समस्या है ये वोल्टेज से है, ना कि कंडेंसर चौक होने से, गैस कम होने से या कॉपर कंडेंसर होने से, या जो अंधा ज्ञान बट रहा है उसमें बहुत सारा उससे। ठीक है, और देखिए जैसे कि मैंने आपको भी बताया ये सारे काम एसी में आपको करने हैं। और देखिए आप अगर एसी टेक्नीशियन हो तब आपको ये सब कस्टमर के यहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, आपको सीधे सीधे बोलिए कि सर अगर दिन में एसी पूरी तरह कूलिंग कर रहा है, रात में नहीं कर रहा है, मतलब
आपके यहाँ वोल्टेज की प्रॉब्लम है, आपको बिल्कुल झिझकना नहीं है, आपको 100% एकदम से कह देना है। ठीक है, सिर्फ आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एसी की कूलिंग देखनी होगी कि दिन में प्रॉपर कूलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर दिन में एसी पूरी तरह कूलिंग कर रहा है तब आप 100% श्योर होकर कह सकते हैं कि सर आपके यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है, आपके यहाँ रात में लाइट दिक्कत करती है। आपको मैंने रीजन भी बता दिया है कि रात में लाइट दिक्कत क्यों करती है, क्योंकि रात में इलेक्ट्रिसिटी का लोड बढ़ जाता है। और अगर आपके किसी कस्टमर का फोन कभी ऐसे में आता तो आप सीधे सीधे यही कहेंगे कि सर अगर आपके यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप रात में एसी ना चलाएं, आपको कंप्रेसर से हाथ धोना पड़ सकता है, आपका कंप्रेसर जल जाएगा और आपका मोटा खर्चा हो जाएगा। ठीक है, एक रात आप बिना एसी के सो जाएं और उसमें कल आप स्टेबलाइजर बढ़वाएं या फिर एसी को चेक करवाएं। ठीक है, और देखिए जितना कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया ये सारा एक मैंने लंबे एक्सपीरियंस के बाद बताया, और ये फॉल्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ दिन में एसी परफेक्ट चलते हैं, रात में ट्रिक होते हैं, ये फॉल्ट मैं बहुत बार रिपेयर कर चुका हूँ। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मेरा मकसद आपको वो नहीं है कि यूट्यूब पे वीडियो देखी और दूसरों की वीडियो देख के अपनी वीडियो बना दी जिसमें आपको यही पता नहीं है कि आप जो बता रहे हो वो सही है या गलत है। क्योंकि देखिए यूट्यूब पर आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि पैसा सबको कमाना है, जो भी नॉलेज मिल रही है कहीं से भी मिल रही है, सही है या गलत है, वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 में आगे फैलती जा रही है। और देखिए इसीलिए मैं कहना चाहूंगा जो यूट्यूब पर ये अंधा ज्ञान बट रहा है इसको आप सुनिए जरूर, पर थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए कि जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, इस पर अमल हम करने जा रहे हैं, क्या वाकई वो चीज है भी या नहीं है, या हम किसी के भी कहने में आकर इसी के अंदर कुछ भी कर देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं देखिए यूट्यूब पर हो सकता है कि 90 लोग एक ही चीज कह रहे हो, पर 10, 5 या एक बंदा कुछ अलग चीज कह रहा हो। जरूरी नहीं है कि अगर 90 या 99 लोग जो कह रहे हैं वो सही है, ये भी हो सकता है जो एक अकेला बंदा कह रहा है वो ठीक है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये मैं अकेला बंदा इस चीज के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है कि जिस चीज की क्वांटिटी ज्यादा है वो ठीक है, मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है। इसलिए मैं जब भी वीडियो बनाता हूं पहले मैं ये देख लेता हूं कि मैंने इस वीडियो के बारे में ये एक्सपीरियंस क्या है, और जो यूट्यूब पर दूसरे लोग इस फॉल्ट के बारे में बता रहे हैं, इसकी रिपेयरिंग बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं और वो कितने % सही है या मैं कितने % सही हूँ, उसके बेस पर ही मैं आगे वीडियो बनाता हूँ। और आपकी सेफ्टी, आपके एसी की सेफ्टी, हर चीज का ध्यान रखते हुए वीडियो बनाऊं जिससे कि आप अपना कोई नुकसान न करें। और देखिए मैं आपको सीधे सीधे बता दूं जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इनके माध्यम से मुझे कोई अर्निंग अभी नहीं होती है, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बनाता हूँ जिससे कि सही चीज आप लोगों तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद।